नमस्कार दोस्तों, welcome back again. In this video we are going to see some MCQs related to schemes. Let us start. First question is regarding Amrit scheme. Amrit scheme is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. Second, it's one of the purpose is to ensure that every household has access to the tap water with the assured supply of water and sewerage connection. तो ये वाटर सप्लाई से रिलेटेड है. यस, अमृत के अंदर हम वाटर सप्लाई पे भी फोकस करते हैं एंड ग्रीन स्पेसिस के अंदर, सिटीज़ के अंदर हम इसमें भी ग्रीन स्पेसिस क्रिएट करने में भी है फोकस. हमारा ग्रे वाटर पे भी इसमें फोकस है. देन ये स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट है. आंसर हो जाएगा C4 कैलकाटा. देन और बातें इसके रिगार्डिंग देखें तो अमृत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर के अंदर आता है. तो 2015 में इस स्कीम को लाया गया था एंड सिटीज़ के अंदर बेसिक अम्यूनिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए. इट इंक्लूड्स वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट टू इंश्योर एवरी हाउस होल्ड दैट access to the tap water with assured supply of water and a sewerage connection is also part of it. And it's try to provide amenity value to cities by developing greenery and green spaces. ग्रीनरी को बढ़ावा देना भी इसका एक एम है अमृत मिशन का. 2015 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था. पॉल्यूशन कम करना भी एक एम है अमृत का. पॉल्यूशन को डिक्रीज करना है. कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इंक्रीज करेंगे उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जल जीवन मिशन. तो जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट एम्स टू इंश्योर assured tap water supply to all rural household by 2030. क्या 2030 है ये? इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? 55 लीटर दे रहे हैं. 55 लीटर वाटर दे रहे हैं पर डे पर हाउस होल्ड देने का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का बाय 2024. तो ये एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का प्रोग्राम है. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. यहाँ पे 2024 होता तो सही होता. सेकंड स्टेटमेंट कहता है द फंड शेयरिंग, द फंडिंग है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज 90:10 फॉर द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट. ये बिल्कुल सही बात है. हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना है? इसमें जल जीवन मिशन में 90:10 है. अनदर स्टेट्स के लिए 50:50 का है. ठीक है. जो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर वाली है उनके लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है. तो इसके अंदर हम 55 लीटर फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन से वाटर देने की बात है. जल शक्ति के अंदर आती है. ग्रे वाटर ट्रीटमेंट भी इसका पार्ट है. ग्रे वाटर ट्रीटमेंट इस स्कीम के अंडर आता है. जो सीवेज वाला वाटर होता है वो इसके अंदर आता है. ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, ग्रे वाटर कंजर्वेशन को ये बढ़ावा देगी एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पे फॉलो की जाएगी डिमांड एंड सप्लाई की. लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को है जो वाटर सप्लाई का होगा, यानी कि वाटर सप्लाई करना है तो 55 लीटर देना है तो उसके लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, पाइप वगैरह. दैन कम्युनिटी अप्रोच इसमें फॉलो की जाएगी. कम्युनिटी अप्रोच इसमें फॉलो की जाती है. 90:10 होता है फॉर सेंट्रल एंड नॉर्थ, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए. दैन बाकी के लिए 50-50. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. तो ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स आई है. एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है. तो एयर स्पोर्ट्स फर्स्ट कहता है द पॉलिसी प्रपोजेस द सेटिंग ऑफ एन अपेक्स गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी कॉल्ड एज एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया. ये एयर स्पोर्ट्स के फील्ड में एक ऐसी बॉडी बनाने की बात चल रही है, एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया. ये ड्राफ्ट पॉलिसी है. पहली बात तो ये दिस इज़ करेक्ट है. ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की पॉलिसी है. दिस इज़ आल्सो करेक्ट है. ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर. तो दोनों ही करेक्ट हैं. ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ये स्टैंडर्ड बनाएगी एयर स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज इज ए. तो प्रधानमंत्री
फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, ये हम पहले देख चुके हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, फोर्थ का है क्या, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, दिस इज करेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इसका जो टोटल बजट है इस स्कीम के लिए वो 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आउटले फॉर दिस इज 10,000 करोड़ रुपीज। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड नाफेड हैज़ लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड अंडर दी, इसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांच लॉन्च किया गया है, दिस इज आल्सो करेक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट किसकी स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम है, वो उत्तराखंड की स्कीम है, उत्तराखंड की। और इस स्कीम के अंदर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादा हो रहा होगा उसको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह कराने की उसमें बात होगी। नाफेड इसके अंदर है। तो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो इसके अंदर सेलेक्ट किए गए थे वो है अमृत फल है, कोरी गोल्ड है, कश्मीरी मंत्रा है, मधु मंत्रा है, सोमदाना है, होल व्हीट्स कुकीज़ ऑफ दिल्ली बैग्स, ये सम ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स थे, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसका जो आउटले हमने देख लिया कितना है, 10,000 करोड़ रुपीज़ है, एंड इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपीज़ आउटले है। दैन तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कितना कितना शेयर होगा, इसमें सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में 60:40 का शेयर होगा, ठीक है। एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए वो 90:10 ही होता है, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट वाला है। दैन जो बाकी यूनियन टेरिटरीज विदाउट जिसका सेंट्रल लेजिस्लेशन है उसका 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो ये कहता है कि इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हम एलईडी बांटा गया था गवर्नमेंट के अंदर। पहले एक प्रोग्राम था डेल्प डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम था, उसको पहले इसको लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद में उजाला बना दिया गया था। उसके अंदर एलईडीज़ दी जाती है बहुत कम रुपीज़ पे, एंड जो हाउस होल्ड्स हैं उनको दी जाती हैं इसमें, ताकि एनर्जी का बचत हो। तो ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कर रहा है या फिर ईईएसएल कर रहा है इसको, ये ईईएसएल कर रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है, ईईएसएल की स्कीम है, ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है, ईईएसएल इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है 4 पावर सेक्टर के पीएसयूज के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड कहता है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ईईएसएल है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है, वो इसका एक क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। इसके अंदर हम लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा हैं वो एलईडी अब तक बांट चुके हैं। दैन मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये अंडर आती है, ईईएसएल इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ये बेसिकली 4 पावर कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया हुआ है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी एंड 2 अदर हैं, वो आप देख, आरईसी रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन है और एक और है। ये प्रोग्राम था वो 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, उजाला प्रोग्राम 2015 में। तो हर एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड को इसमें एलईडी बल्ब भी दिया जाता है। इसमें जो प्रोग्राम है इतना ज़्यादा इसमें एलईडी का प्रोडक्शन हो गया था कि उसने जीरो सब्सिडी पे पहले इसको सब्सिडाइज किया गया था, बाद में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि जीरो सब्सिडी प्रोग्राम बन गया। तो ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद की फुल फॉर्म है नेशनल, इसको प्रसाद को बोला गया है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजोरेशन एंड स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये बेसिकली एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। उसके अंदर क्या है, वो जो पिलग्रिमेज होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े मंदिर हैं वाराणसी में, वो जो मंदिर है, और भी बहुत सारे जो हमारी रामायण सर्किट है इसके अंदर वो बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट क्या है, जो लोकल पिलग्रिमेज पे जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए लोकल्स लोगों के साथ मिलके, ताकि लोकल कल्चर के बारे में भी प्रमोट हो, लोकल कल्चर को भी प्रमोट करना है और वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ताकि और ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज। यस, दिस ऑब्जेक्टिव तो ये सही है, परंतु ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। तो सेकंड कहता है इट आल्सो एम्स टू सॉरी, इसका एम क्या है, टू प्रमोट द लोकल कल्चर को प्रमोट करना है, आर्ट्स, साइंस
एंड हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना है, तो यानी कि जो लोकल जो ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे तो ये भी प्रमोट होगा, इसका एम यह भी है। एंड लाइवलीहुड भी होगा, जब टूरिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे लाइवलीहुड भी मिलेगा लोकल लोगों को। दिस इज आल्सो करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। एंड जो हार्नेस द पिलग्रिमेज टूरिस्ट इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट लेवरेजिंग द पब्लिक सम ऑफ दिस प्रमोटिंग द लोकल कल्चर इज आल्सो अवेयरनेस बनाना है लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्वीट रिवोल्यूशन। तो स्वीट यानी कि मीठा मीठा रेवोल्यूशन है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट शुगर कैन प्रोडक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये शुगर कैन से तो रही नहीं है, तो ये हनी से रिलेटेड है। हनी से स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद हनी, नॉट विद शुगर। It is an initiative of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So ये गलत हो गया था पहला। सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो सही है। ये मिनिस्ट्री स्वीट रिवोल्यूशन इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। इसके अंदर एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जिसका नाम है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन वो बॉडी है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है स्वीट रेजोल्यूशन को। तो ये बॉडी है इसका हनी मिशन इसका नाम है। इसके अंदर नेशनल बी बोर्ड है, नेशनल बी बोर्ड, इसको नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन भी बोला जाता है स्वीट रेजोल्यूशन को। द नेशनल बी बोर्ड है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। नेशनल बी बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ये इसके एग्रीकल्चर के अंदर आती है। एंड KVIC का भी एक मिशन है। KVIC का भी एक मिशन है। क्या मिशन है उसको आप नाम बताओगे मेरे को? अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। KVIC ने क्या है मोबाइल प्रोसेसिंग हनी वेन्स भी डेवलप की हैं, यानी कि जो हनी ग्रो कर रहा है वो वहाँ पे उसको क्या है उसको प्रोसेसिंग कर दी जाएगी। जैसे कि कोई फार्मर ग्रो कर रहा है ना हनी इसको, एंड उसका जो प्रोसेसिंग है फिर मोबाइल वैन को वहीं पे ले जाके एट द साइट उसको प्रोवाइड कराई जाएगी फैसिलिटी, ताकि उसका प्रोसेसिंग हो जाए, उसको वेट नहीं करना पड़े, तो फूड का डिग्रेडेशन भी कम होगा इससे। दान KVIC का एक प्रोग्राम है बोल्ट, क्या था बोल्ड था वो। वहाँ पे वो क्या है राजस्थान के डेजर्ट के अंदर ओएसिस के अंदर बैम्बू लगा रहे हैं बोल्ड के अंदर। दैन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओवरसीज इंडियंस। तो ओवरसीज इंडियंस से रिलेटेड है कुछ इनिशिएटिव दिए हैं, तो वो किसके रिलेटेड है? तो प्रवासी कौशल विकास योजना है ये, तो प्रवासी से रिलेटेड है, यानी कि जो बाहर जाना चाहते हैं एमिग्रेंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स हैं जो जब बाहर जाना चाहते हैं उनको ये स्किल प्रोवाइड करने का काम है, उनको स्किल दे के भेजा जाता है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिल सके, तो वो प्रवासी कौशल विकास योजना है। देन सेकंड है वज़रा है, इसके अंदर क्या है फॉरेन टीचर्स हैं, जो NRI टीचर्स हैं वो इंडिया के अंदर आ सके, उसके लिए स्कीम्स है वो पढ़ा सके फॉरेन टीचर्स इंडिया में, उसके लिए है। स्ट्राइव स्कीम हमने देखा था कि ये ITI का कैपेसिटी बिल्डिंग है, ITI में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लिए रिलेटेड है। दैन नाउ इंडिया प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो ये गलत हो जाएगा, ये ITI जो है वो स्ट्राइव इसका हिस्सा नहीं है, फॉरेनर से रिलेटेड नहीं है। तो नाउ इंडिया प्रोग्राम क्या है ये इसके अंदर है वो जो वो इंडियंस लोग रह रहे हैं बाहर में, जैसे कि 18 से 30 के यूथ हैं, कोई भी इंडियन यूथ है 18 से 30 साल का यूथ का है, उसको NRIs हैं जो बाहर रह रहे हैं, जिनका बर्थ बाहर हुआ था, तो उनको इंडिया के बारे में बताना है, उनको यहाँ पे लाना है, उनको इंडिया के दर्शन कराया जाता है, भारत दर्शन कराया जाता है इसके अंदर। 18 से 30 के जो इंडियन रूट उनको कनेक्ट करना है यूथ को। वज़रा का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम है, यहाँ पे NRI साइंटिस्ट इंजीनियर्स वहाँ पे वो कुछ लोग आ सकते हैं इंडिया में कुछ टाइम के लिए, वो पढ़ा सकते हैं। दैन एक और है E-माइग्रेट सिस्टम है, जो कि फॉरेनर्स एम्प्लॉयर्स का डेटाबेस है। E-माइग्रेट सिस्टम फॉरेनर से ही रिलेटेड है E-माइग्रेट सिस्टम। तो ये फॉरेन के जो विदेशी एम्प्लॉयर्स हैं, विदेशी एम्प्लॉयर्स यानी कि जो जॉब दे रहे हैं बाहर में, कोई कंपनी जॉब दे रही है तो उनका डेटा है E-माइग्रेट के अंदर, ताकि यहाँ से जो लोगों को पता चल सके कि कहाँ पे अवेलेबल जॉब है, उनको कहाँ पे जाना है। देन स्ट्राइव ITI की हुई ये हमने देख लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C4 कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन WTO से रिलेटेड है, दिस इज अगेन WTO हम पढ़ चुके हैं, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इट एम टू प्रमोट द ट्रेड बैरियर्स, it aims to remove the trade barriers and to promote transparent market access and integration of the global market. yes this is correct है। इसके अंदर एग्रीकल्चर का जो ट्रेड को प्रमोट करना था और टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर लगाने की बात चल रही थी। इसके अंदर हमने देखा था डोमेस्टिक असेस है, देन उसके अंदर 3 सब्सिडीज हैं, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, देन सब्सिडी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर इंक्लूडेड इन ग्रीन बॉक्स। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सब्सिडीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दे आर अंडर दिस। तो ये सोचने वाली बात है, आप सोचो इसके अंदर वो आएगी या नहीं। तो ग्रीन बॉक्स में कौन सी सब्सिडी होती हैं, तो नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज हैं वो आती हैं, जो ट्रेड डिस्टोर्ट नहीं करती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन। एंड इसमें हमने देखा था कि MSP भी आता है, दैन MSP नहीं आता है, PDS सब्सिडी है वो इसके अंदर आती है। दैन इसमें और क्या हो सकता है, सब्सिडी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये किसका हिस्सा आएगी, सब्सिडी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड की गई हैं। तो इसमें ये मस्ट बी ग्रेट गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए एंड ये इंक्लूड होती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। तो दिस इज करेक्ट। द मेजर टू सपोर्ट द प्राइसेस, यानी कि प्राइस को सपोर्ट करना है, जैसे कि हमारा MSP प्रोग्राम है, और सब्सिडीज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन एम्बर बॉक्स। ये हम देख चुके हैं, जो प्रोडक्शन क्वांटिटीज को डिस्टोर्ट करता है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडी होती है, वो एम्बर बॉक्स के अंदर आती है। दिस इज करेक्ट है एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। D फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। फिर ग्रीन बॉक्स पे हमने देखा कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नीट। नीट इज नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नीट के अंदर ये पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये एक पब्लिक प्राइवेटनेस पार्टनरशिप के मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑन टेक्निकल एजुकेशन इसको इंप्लीमेंट कर रही है, दिस बॉडी है ये इंप्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ करते हुए हम प्राइवेट वो कंपनीज, टेक्निकल सेक्टर वाली जो कंपनी है हमारी, सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज, उनका यूज़ करते हुए हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि टारगेटेड लर्निंग को प्रोवाइड कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट जो कि हर एक बंदे के अलग अलग कैपेबिलिटी के अनुसार उसको प्रोग्राम डिजाइन कर सकें। तो इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं, दिस इज द फर्स्ट करेक्ट है नीट के अंदर। इसके अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है एजुकेशन के सेक्टर में। अंडर द नीट 3.0 इनिशिएटिव द गवर्नमेंट प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कूपन्स फॉर अरे ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय एजुटेक कंपनीज। इसके अंदर है वो एजुटेक कंपनी ये ऑफर किए जाएंगे, कूपन्स भी इसमें ऑफर की बात चल रही है। तो ये भी है इसका C फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो नीट स्कीम को इम्प्लीमेंट हमने देख लिया कौन कर रहा है, AICTC कर रही है। एंड गवर्नमेंट प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट कूपन्स फॉर एन एरे ऑफ कोर्सेज, जो टेक्निकल दे रही है उसमें कूपन दिया जाएगा, जैसे कि कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जो कोडिंग सिखा रही है या फिर वेब डिज़ाइनिंग सिखा रही है, तो उसमें एक कूपन दिया जाएगा 10% का डिस्काउंट का स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, 20% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट वाले कूपन इसमें दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट फ्री कूपन्स, ठीक है, कोर्सेज के लिए। इसका आंसर C फॉर कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नारी शक्ति अवार्ड। नारी शक्ति अवार्ड हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द ईयर 1999। तो नारी शक्ति अवार्ड हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द 99, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको प्रेसिडेंट देते हैं। तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर वुमेन इन इंडिया, दिस इज करेक्ट है। दिस अवार्ड इज ओनली गिवन टू फीमेल इंडिविजुअल्स के लिए दिया जाता है। क्या प्रेसिडेंट देते हैं, 8 मार्च को इसको दिया जाता है। एंड इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है और इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन जो वुमेन रिलेटेड वर्क में काम कर रहे हैं उनको भी दिया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वुमेन एंड फीमेल रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि 5 साल के लिए कोई काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन जो वुमेन रिलेटेड फील्ड में 5 साल के लिए काम कर रहा है उसको भी दिया जा सकता है। और कोई फीमेल है जिसकी एज मोर देन 25 ईयर है उसको भी, वो भी एलिजिबल है इसके लिए। मोर देन 25 ईयर वाली फीमेल एंड इंस्टीट्यूशन है जो 5 साल के लिए वुमेन रिलेटेड वर्क कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर A फॉर आगरा है।
उसको दिया जाता है। प्रेसिडेंट ये अवार्ड देते हैं। इसके अंदर 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया जाता है। नारी शक्ति अवार्ड के अंदर कितना है, 2 लाख रुपए का केस है, 2 लाख का केस अवार्ड है। एंड हर साल दिए जाते हैं, 8 मार्च को प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट साहब देते हैं। इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रोल, स्किल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए है, वर्क टुवर्ड सेफ्टी के लिए जो वुमेन की काम करे उन सब एरियाज में इसको अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हैदराबाद डिक्लेरेशन। हैदराबाद डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, वेरी इजी क्वेश्चन। प्रारंभ समिट क्या है? तो प्रारंभ है वो किसे है, प्रारंभ समिट क्या है ये आप बताइए मेरे को। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर? तो ये जो नाम है प्रारंभ समिट किसके लिए? स्टार्टअप इंडिया का एक प्रोग्राम था, स्टार्टअप इंडिया समिट हुआ था, उसको प्रारंभ समिट बोलते हैं। समिट स्टार्टअप इंडिया समिट हुआ है, उसका ही नाम क्या है? प्रारंभ समिट है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट की हेल्प से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। DPIT इसको ऑर्गेनाइज करती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। स्टार्टअप के लिए हमने देखा है कि वो कोई भी 10 साल के अंदर क्या है स्टार्टअप माना जाएगा, 10 ईयर के अंदर, प्रोवाइडेड दैट इन एनी ऑफ ईयर उसका जो टर्नओवर है वो मोर देन 100 करोड़ नहीं रहा हो, लेस देन 100 करोड़ रहा हो, तब उसको हम स्टार्टअप मानते हैं। तो स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप हमने देखा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं अप टू 50 करोड़ रुपीज़। दैन होलसेलर वाले भी आते हैं, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए MSME क्लासीफाई किया गया है, होलसेलर रिटेलर को। ये सब बातें हम इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं। इसके अंदर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। स्टार्टअप के रिगार्डिंग एक और SEO प्लेटफॉर्म है, SEO स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। SEO कौन सा है? SEO का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, उसी के भी हम मेंबर हैं। ये 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। दैन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है जो कि स्टार्टअप को फीड करेगी। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 के अंदर है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आप देख सकते हो। इट एनविसाज बिल्डिंग ए रोबस्ट इकोसिस्टम इन द कंट्री फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्डिंग इंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 13th का B फॉर बॉम्बे। स्टार्टअप इकोसिस्टम एट इंटरनेशनल लेवल पे इसको बढ़ावा देना है प्रारंभ समिट के अंदर। ये इंटरनेशनल लेवल के जो भी जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टार्टअप्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था प्रारंभ समिट के अंदर, ताकि यहाँ से वो कंपनीज के साथ इसको देख सके और फंडिंग कर सके। फर्स्ट 14th क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट गवर्नमेंट हैज़ डेडिकेटेड 207 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर कोड टू टेक्निकल टेक्सटाइल to help in monitoring of the data of import and export, in providing financial support and other incentive to the manufacturers। तो स्टेटमेंट 2 आप पढ़िए ये क्या है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल इज एनी फंक्शनल बेस्ड टेक्सटाइल होती है जो कि किसी एक फंक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है, टेक्निकल फंक्शन के लिए। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, अभी डेडिकेट किए थे 207 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर कोड दिए थे इनको टेक्सटाइल को टू मॉनिटर करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उनका। एंड टेक्नोटेक्स इंडिया है, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक फ्लैगशिप इवेंट है टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए। हम 5वें या 6ठे नंबर पे आते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, एक्सपोर्टर में। फर्स्ट इसका जो है टेक्निकल टेक्सटाइल है US है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे चाइना है। दैन इंडिया इज लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसका USA है। तो ये फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, आंसर A फॉर आगरा है इसका। तो टेक्निकल टेक्सटाइल जिसका बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, हमारा जो ग्रोथ रेट है उसका लगभग 8% के करीब है। एंड इसका टारगेट है हमारा $40 बिलियन का जो बनना है, तो बिगेस्ट USA है। इसके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी दी जा रही है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ एंड टेक्निकल टेक्सटाइल के हम सेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें 100% FDI अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI अलाउड है इन टेक्निकल टेक्सटाइल। दैन उसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल की कुछ कंपनीज हैं, एस्लेट्रॉम, जॉनसन एंड जॉनसन, वो वहाँ इंडिया के अंदर प्लांट्स खोल रही थी। तो नेक्स्ट है सारथी ऐप है। सारथी ऐप किससे रिलेटेड है? तो ये सारथी ऐप बताइए। R है ये यहाँ पे, ये R ये वाला है, सारथी R वाला है। तो ये बताइए आप सारथी ऐप किसका है? तो ये सारथी ऐप है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके अंदर जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर,
वो यहाँ पे क्या है, अपना पैसा लगा सकते हैं। C4 कैलकाटा इसका आंसर है। उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए सेबी ने इसको लॉन्च किया है। सेबी एस्टेब्लिश की गई थी 1998 के अंदर, एस्टेब्लिश की गई थी 1988 के अंदर, परंतु इसको सेबी एक्ट आया था 1992 के अंदर, इसको फिर क्या है, स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था सेबी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस आई थी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की गाइडलाइंस है। रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान किसका है, प्लान फॉर्मुलेशन गाइडलाइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की गाइडलाइंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दिस गाइडलाइंस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है। दिस गाइडलाइंस एम टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल प्लान फॉर ग्राम पंचायत के लिए। इसके अंदर स्पेशल प्लान्स बनाने की बात हुई थी ग्राम पंचायत के लिए, दिस इज करेक्ट है। तो कौन से शेड्यूल के अंदर आती है ग्राम पंचायत, आती है 11th शेड्यूल के अंदर है। दैन 2021 गाइडलाइंस रिप्लेस द 2016 गाइडलाइंस, ये रॉन्ग है। इससे पहले जो गाइडलाइंस आई थी वो कब आई थी, वो आई थी 2016 में आई थी। तो ये 2016 में नहीं है, 2017 वाली गाइडलाइंस है, उसको रिप्लेस किया गया था। 2021 गाइडलाइंस हैज रिप्लेस 2017 वाली गाइडलाइंस आई थी रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, A फॉर आगरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपेडा। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है अपेडा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, सभी जानते हैं। तो ये हमने देखा था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन देने के लिए एक स्कीम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, वो भी अपेडा की है, इम्प्लीमेंट कर रही है। दान अपेडा है शुगर एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है, शुगर एक्सपोर्ट को देखती है ये। दैन ये मीट रिलेटेड है, मीट रिलेटेड इंडस्ट्री को भी देखती है, मीट के बुचरीज है उनको स्टैंडर्ड्स वगैरह देखती है। मीट को हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कौन सा कमोडिटी है हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप मेरे को बताओगे। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम ऑन एनहांसमेंट ऑफ कम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स आर द फाइनल गुड्स, हम देखते हैं जानते हैं, कंज्यूमर्स गुड्स आर नॉट दी कैपिटल गुड्स होते हैं जिससे हम और मशीन्स बना सकें। द स्कीम ऑफ एनहांसमेंट ऑफ द कम्पिटिटिवनेस इन दिस, तो नॉट करेक्ट है, तो इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की स्कीम है, दिस इज करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट है। तो सेकंड आप बताइए 18th। तो सेकंड इज इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबली कंपिटिटिव कैपिटल गुड्स। तो इसके लिए कैपिटल गुड्स है कंपिटिटिव, इसके अंदर है कंपिटिटिवनेस इंहांस करने के लिए, तो ये सही है ना, तो ये सही होगा फिर। दैन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पोर्टल से टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया गया, दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, नन ऑफ द अबव, दैन ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की स्कीम है फॉर एनहांसमेंट ऑफ द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर फेज 2। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स दिए गए 2020 के अंदर, ये कौन सा किसका इनिशिएटिव है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा देता है, नेशनल स्पार्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये देती है, DPIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड देती है। इसके अंदर एक बॉडी हमने देखी थी, कौन सा, इसके अंदर एक वो हमने देखा था क्या है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वाली बॉडी है, वो इसके अंदर आती है, डंपिंग वाला जो रिकमेंड करती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड ड्यूटी वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है। एंड 16 जनवरी को हमने देते हैं स्टार्टअप अवार्ड, 16 जनवरी को हम स्टार्टअप दिवस भी बनाएंगे, अभी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इसके द्वारा लॉन्च किया गया था 16 जनवरी को, एंड 2016 में लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, हम देख चुके हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ओपन डेटा वीक। तो ये ओपन डेटा वीक है, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। ये ओपन डेटा वीक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये प्रोग्राम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एंड तो ओपन डेटा वीक इज ए प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसके अंदर हमारे क्या है, वो ओपन सिटीज़ का जितना भी डेटा आ रहा है उसको कलेक्ट करने के बारे में बात कर रही है। बहुत सारा डेटा होता है सिटीज़ में, तो साइटिस प्रोग्राम भी है, स्मार्ट सिटीज़ से बहुत सारा प्रोग्राम है,
उससे जो डेटा आ रहा है उससे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ओपन डेटा से। इसको लोगों का डेटा है, दैन प्रोसेस का है, पॉलिसी का डेटा है, वो सब डाटा इसमें कैप्चर करने के बारे में बात चल रही है। एम इज़ टू एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ ओपन डेटा एंड प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द इंडियन अर्बन इकोसिस्टम, से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कर सकें और बेटर टारगेटेड सर्विस दे सके। तो दिस इज करेक्ट 2 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी फॉर बॉम्बे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का प्रोग्राम है ओपन डेटा वीक। ये 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक चला था, 17 से 21 तक उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेवोस समिट। डेवोस समिट हम जानते हैं सब किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है डेवोस समिट। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस किए थे, वहाँ पे P3 दिया था। P3 क्या है, P3 अप्रोच दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, समिट में अभी। तो ये क्या होता है ये आप बताओगे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है। तो प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच दी थी मोदी जी ने, प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच। और एक दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे डेवोस समिट के अंदर लाइफ का कंसेप्ट दिया था, लाइफ का कंसेप्ट। तो लाइफ का कंसेप्ट क्या था, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मोदी जी का दिया हुआ कंसेप्ट है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो यह हमारा को हमें क्या है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है यदि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है चाहते हैं। तो ये UNFCCC COP26 हुई थी, कहाँ पे हुई थी, वहाँ पे ये कंसेप्ट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाइफ का। एंड हमारा जो टारगेट है 2070 तक हम क्या हैं, कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहते हैं। रेलवेज कितना चाहती है, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहती है रेलवे। तो PM मोदी ने ये दिया था UNSC COP26 में दिया था। एंड UNSC COP26 कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो के अंदर हुई थी, ग्लासगो COP26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट वाली कहाँ पे होगी, इजिप्ट के अंदर होगी, नेक्स्ट वाली 27। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडिया स्किल 2021। So with a reference to the India Skill 2021, consider the following statement. It is a biennial event that demonstrates the highest standard of skilling in field like पहली बात तो ये 2 साल में होती है इंडिया स्किल रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स 2021 है, ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, ये इंडिया स्किल रिपोर्ट अलग है एंड दिस इज़ अलग है। ये इंडिया स्किल कंपटीशन है, ये हर 2 साल में एक बार होता है, इसके अंदर स्टेट्स का कंपटीशन कराया जाता है। तो इस बार वाले के कंपटीशन के अंदर लगभग 30 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इट इज़ अ बाइनैनियल इवेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ स्किलिंग इन द फील्ड लाइक ब्यूटी। तो इसमें ब्यूटी का स्टैंडर्ड भी है, ब्यूटी वाले फील्ड में भी है, थेरेपी में भी है, फ्लोरिस्ट्री में भी है, पेंटिंग में भी है और डेकोरेटिंग में, इसमें स्किलिंग का कंपटीशन कराया जाता है। तो दिस इज फर्स्ट इज करेक्ट है। एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका इज द टॉप परफॉर्मेंस फॉर इंडिया स्किल 2021 के लिए था, वो था 2021 वाले के लिए ओडिशा है, स्टेट ऑफ उड़ीसा इज टॉप परफॉर्मेंस रहा था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड एक एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट आती है, सबसे ज़्यादा कौन एम्प्लॉयबल है, महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, महाराष्ट्र वाले हैं या MP वाले, महाराष्ट्र वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट ओरिजिन इट्स टू, इसका ओरिजिन है, ये बोलता है कि ट्रेस इट्स ओरिजिन टू 1994 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। हम जानते हैं कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक भी आया था, दैन IMF भी आया था और ये भी आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ उसी टाइम पे आया था, ये 1947 का है, उसका ओरिजिन है। तो दिस इज करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैन WTO वाज एस्टेब्लिश अंडर द मार्केस एग्रीमेंट, हम देख चुके हैं 1995 में WTO का जन्म होता है। फर्स्ट राउंड, सबसे पहला फर्स्ट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ से सिंगापुर इशू आते हैं, फिर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आता है जो कि अभी तक चला आ रहा है, पीस क्लोज हम देख चुके हैं, परम 2014 तक था, 2017 तक फाइंड करना था सॉल्यूशन, उसको टेम्प्रेरी हमें को इंडिया को वेयर मिला हुआ है। दैन रुग्वे राउंड ऑफ गेट इज के अंदर ही आया था, तो रुग्वे राउंड थे वो 8th राउंड थे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की, दिस इज करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट है। उसके अंदर उसके बाद में जो 1994 में वो रुग्वे राउंड 1986 से लेकर 1984 तक चले थे, तो 8th राउंड थे वो खत्म हुए थे, तब इसका जन्म हुआ था। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इंडिया एक फाउंडर मेंबर है, इसमें कितने कंट्री थे,
23 कंट्रीज थे। इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ बोथ WTO एज वेल एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देन हमने देखा था रुग्वे राउंड से एक और आता है, क्या आता है, GATS आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस क्या आता है। देन GATS के अंदर क्या है, एक SDR साइन किया गया है, सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन। देन हमने देखा था IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 है जो हमने साइन किया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 एग्रीमेंट है वो हम साइन नहीं कर रहे हैं। इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 जो 2015 के अंदर आया था। उसके अलावा हम और भी चीज़ें बहुत सारी देखी थी। विपो के अंदर देखे थे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। देन पेरिस कन्वेंशन देखे थे हम, इसमें बर्न कन्वेंशन देखे थे। बर्न कन्वेंशन किससे था, लिटरेरी वर्क से था। पेरिस कन्वेंशन किससे रिलेटेड था, इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड था। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी था जैसे कि IPR है उससे रिलेटेड था। IPR हमने देखा था 20 साल के लिए दिया जाता है। GI टैग कितने हैं, 10 साल के लिए। इंडिविजुअल को लिए जनरली GI टैग नहीं दिया जाता है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90% ऑफ द compulsory apportionment fund money is to be given to the state while the 10% is kept to the center। तो कंपनसेसरी अफोर्सेशन फंड बनाया गया था, तो ये डेवलप किया गया है इंडिया। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में मैंडेटेड बॉडी थी, उसके बाद में इसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया था काम्पा एक्ट के द्वारा। कंपनसेशन अफोर्सेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। तो इसमें जो 90% पैसा जाता है वो स्टेट्स के पास जाता है, दिस इज करेक्ट है। एंड जो 10% पैसा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के पास जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द काम्पा दिस कंपनसेटरी अफोर्सेशन फंड है इज यूज फॉर द ट्री प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है, दिस इज करेक्ट है। ओनली लिखा हुआ है तो ओनली इसी के लिए नहीं है, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि उसका जो माइग्रेशन करना हो, जिसको ट्रांसलोकेट करना हो, ट्रांसलोकेट करके किसी ट्राइब्स को वगैरह को निकालना पड़ जाए, उसको ट्रांसलोकेट करके फिर उसको क्या है रिहेबिलिटेट कराना का भी इसमें काम है। तो अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि काम्पा के अंदर और क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। 90% इसमें हमने देखा है कि स्टेट्स को जाता है, 10% सेंटर के पास आ सकता है। दान कैचमेंट एरियाज़ को डेवलपमेंट के लिए इसको दिया जा सकता है, फंड है वो यूज़ किया जा सकता है कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट एरिया के लिए। दान इसका जो फंड है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड नेचुरल प्रोसेसेस रिजनरेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो और बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओनली लिखा हुआ है इसके कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत के जो कंपोनेंट हैं, तो पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी केयर दे रहे हैं। दूसरा है टर्सरी केयर है, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर भी दे रहे हैं। उसके अंदर क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर है दे रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ स्कीम के अंदर बताना है आपको, इट ऑफर्स ए सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर के लिए दिया जाता है, दिस इज करेक्ट है। सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर के लिए इसमें दिया जाता है, दवाइयों का खर्चा भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक पैकेज बनाया जाता है इसके अंदर, वो उस पैकेज में से प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड होते हैं उसमें कहीं पे भी जाके कोई भी जो फैमिली रहती है उसका इलाज करवा सकती है। तो फर्स्ट इज करेक्ट है, तो फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा 25 का। सेकेंडरी एंड टर्सरी दोनों हैं इसमें, ठीक है। दैन इट डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द टर्सरी कवर, तो ये गलत हो जाएगा। टर्सरी कवर को भी इंक्लूड की जाती हैं। टर्सरी में क्या है, सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर्स आते हैं, सेकेंडरी में सुपर स्पेशलिटी वाला नहीं आता है जनरली। एंड जो इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो थर्ड इज करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो जन आरोग्य योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में और भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें पैकेज रेट दिए जाते हैं, दैन हेल्थ सर्जरी के लिए है, मेडिकल के लिए है, डे केयर के लिए है, मेडिसिन की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड की गई है, मेडिसिन की कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड की गई है, डे केयर के लिए भी है, दैन और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सेहत इनिशिएटिव। तो सेहत इनिशिएटिव हैज़ बीन इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका है, इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है। पहली बात, इसका आंसर ए फॉर आगरा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो वेटरनस हैं या फिर जो भी इसके वेटरनस हैं, यानी कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये क्या है, सेहत प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है संजीवनी, ई संजीवनी है, ई संजीवनी, जिसके अंदर हम क्या है, ऑनलाइन OPD देते हैं। तो यहाँ से हम डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ई संजीवनी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। उसी तरह का एक प्रोग्राम है ये ई सेहत बोल दो, सेहत इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। यहाँ से वो अपने सोल्जर्स को, डिफेंस पर्सनल को जो ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अंदर सेहत OPD भी बनाया जाएगा, ई सेहत OPD भी बनाएंगे उसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है सेहत, ठीक है।
स्टे होम ओपीडी भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग फ्रॉम द आर्म्स फोर्सेज। तो नेशनल पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2004 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उससे पहले ओल्ड वाले की अभी तो काफ़ी डिमांड में रहा है नेशनल पेंशन काफ़ी डिमांड में रहा है करंट अफेयर्स में। तो बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें पुराने में जाना चाहते हैं। दैन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द नेशनल पेंशन सिस्टम इन 2004। ठीक है, तो इसमें आर्म्ड फोर्सेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्म्ड फोर्सेज वाले नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा रॉन्ग। तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा इसको नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट किया जाता है। दिस इज करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन सिस्टम है 2004 से लाया गया था एक्सेप्ट फ्रॉम आर्म फोर्सेज। ठीक है, एंड इसके अंदर और अट्रैक्टिव बनाया गया था इसको गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल पेंशन सिस्टम का एक ट्रस्ट है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था पेपरडा के द्वारा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPST, वो मैनेज करता है। इसके द्वारा जो भी एसेट बनाया गया नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम के द्वारा उसको रेगुलेट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नई रोशनी स्कीम है। ये सारी स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो पुरानी स्कीम्स है, तो वन लाइनर पता होना चाहिए। पहली बात तो ये सारी की सारी माइनॉरिटी अफेयर्स की है। पहला कहता है नई रोशनी स्कीम है इज लॉन्च्ड फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। दिस इज करेक्ट है, ये लीडरशिप डेवलप करने का है, नई रोशनी के अंदर वो डेवलप करेंगे। दूसरा कहता है नई मंजिल स्कीम है, नई मंजिल स्कीम है वो ड्रॉप आउट्स के लिए है। दिस फॉर स्कीम इज फॉर ड्रॉप आउट्स है, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं उनका स्किल्स करने के लिए है। और उनको फॉर्मल सिस्टम से उसकी स्किल करके स्किल उनके पास है तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है नई मंजिल के अंदर। तो इसका ये जो है उल्टा हो जाएगा। इसका उस्ताद स्कीम थी वो ट्रेडिशनल आर्टिशंस का स्किलिंग करने के लिए थी। एंड उस्ताद स्कीम का एम क्या था? एम टू वाज टू परचेज द रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ माइनॉरिटी, वो उस्ताद का स्कीम था, एम था। तो ये दोनों उल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फॉर ए फॉर आंग्रे। नई मंजिल किसके लिए है? ड्रॉप आउट के लिए है। एंड दिस उस्ताद स्कीम थी वो ट्रेडिशनल आर्टिशियन था, उनको बढ़ावा देने के लिए था। जो नई रोशनी स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। नई रोशनी स्कीम है दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक, नई मंजिल स्कीम है वो 6 नोटिफाइड ट्राइब्स के जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ है उनके यूथ को 17 से 35 साल के जो एज में हैं नई मंजिल के अंदर 17 से लेके 35 ईयर वाले एज है उनके लिए है। एंड तो हु डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होता था उनको ट्रेनिंग की करवाई जाएगी, जैसे कि मदरसाज वगैरह में पढ़े हैं उनके लिए है। दैन उस्ताद का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल एंड अपग्रेडिंग द स्किल ट्रेनिंग एंड क्राफ्ट ऑफ फॉर डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, इतना ही जानना है, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, वन लाइनर पता हो बस किससे रिलेटेड है। एक्सलरेट विज्ञान स्कीम किससे रिलेटेड है? इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड का प्रोग्राम है। दिस इज करेक्ट है। एक्सलरेट विज्ञान स्कीम इज साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड का प्रोग्राम है। दिस इज वेरी करेक्ट। एम इज टू प्रोवाइड ए बिग पुश टू द हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये रिसर्च से रिलेटेड है, एक्सलरेट विज्ञान है, इसमें रिसर्च को बढ़ावा देंगे हम। एंड प्रिपेयर ए साइंटिफिक वर्क फोर्स बनानी है, दिस इज आल्सो करेक्ट है। तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। इसके अंदर हम कार्यशाला ऑर्गेनाइज की जाएगी, कार्यशाला। एंड एक और चीज़ इसमें इंटर्नशिप भी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो इसके अंदर हम रिसर्च का बढ़ावा देंगे। कार्यशाला एंड जो इंटर्नशिप होगी स्किल इंटर्नशिप उनको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, वृत्तिका। वर्तिका इज स्किल इंटर्नशिप एंड कार्यशाला क्या है? ये हाई एंड वर्कशॉप्स है। हाई कार्यशाला यानी तो नाम से पता चल रहा है हाई एंड वर्कशॉप होगी। वर्तिका इज दैट स्किल इंटर्नशिप इसके अंदर डेवलप की जाएगी। ये जो फ्यूचर में जो है पोस्ट ग्रेजुएट है PhD वाले बंदे हैं उनको नर्चर करने के लिए स्कीम है एक्सेलरेट ज्ञान से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ऑपरेशन आहत हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ए फॉर आगरा इसका आंसर है। ये इंडियन रेलवे पुलिस है उसका ऑपरेशन चलाया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि वुमेन्स एंड चाइल्ड को रेस्क्यू किए जाते हैं इसके अंदर ऑपरेशन आहत के अंदर। ये रेलवे का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है इंडियन रेलवे पुलिस। तो इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा। तो धन्यवाद, ये हमारा प्रोग्राम आगे देखते हैं। ये सेशन हम ही ख़त्म करते हैं यहीं पे।
हम्म